ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग आ गए हैं अपने लाइट चैप्टर के पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो सेक्शन था उसको पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो अगर देखा जाए तो ये इस चैप्टर का सेकंड हाफ है, मतलब आधा चैप्टर लगभग हम लोगों को ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसके सेकंड हाफ में आ गए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे जानते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, एक बात बताऊं, आपने कॉमनली अपनी लाइफ में डे टू डे एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा ये, कि अगर हम लोग किसी ग्लास में वाटर भर देते हैं, पानी भर देते हैं, और उसमें सपोज़ किसी पेन को हम लोग डिप करते हैं, तो पेन जो होता है, जहाँ तक वाटर है, सपोज़ यहाँ तक इसमें वाटर है, तो यहाँ तक तो ये पेन हमें सीधा दिखता है, और उसके बाद अंदर हमें वो पेन कुछ तिरछा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब वो हमें वैसा नहीं दिखता है जैसे कि सीधा पेन जा रहा हो, लगता है कि जैसे यहाँ से पेन ब्रेक हो गया है, अलग से दब गया है, कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक, रिफ्रैक्शन के बहुत सारे फिनोमिना हैं, जैसे हमें जो स्काई में रेनबो दिखाई देता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अगर हम किसी एक्वेरियम में देखें तो उसमें जो फ़िश होती है वो एक्चुअल में जहाँ पर हमें दिखाई देती है वो वहाँ पर नहीं होती है। ठीक, तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें चीज़ें कुछ झुकी हुई, कुछ उभरी हुई इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है द बेंडिंग ऑफ लाइट या लाइट रे कह दीजिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ में कुछ बेंड कर जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हमें समझ में आया कि जब एक मीडियम से दूसरे, मतलब इसमें दो मीडियम ज़रूरी हैं, तब हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब रिफ्रैक्शन जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं। पहला लॉ हमसे कहता है दैट इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करेंगी। मतलब ये वाला लॉ लगभग वैसा ही है, बस अंतर इतना है कि वहाँ रिफ्रैक्टेड रे वर्ड होता था, वहाँ रिफ्लेक्टेड रे वर्ड होता था, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे है। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। कैसे करेंगी ये समझिए आप। जैसे ये सपोज़ सरफेस है, ये यहाँ पर मीडियम 1 है जिसको हम एयर बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मीडियम एयर है, ठीक, ये दूसरा मीडियम है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वाटर है। ठीक, अब ये सरफेस है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, मतलब ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। तो अगर हम इसमें लाइट रे पास करें, ये ऐसे करके लाइट रे आई, और ये इसका जो सरफेस है इसी पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हमारा कहलाता है बेटा नॉर्मल। तो नॉर्मल पर जब ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी वहाँ पर नॉर्मल होगा, तो उसके बाद ये यहाँ से कुछ सीधी नहीं जाएगी, ये कुछ ऐसे करके बेंड कर जाएगी। राइट, मतलब ऐसे समझ लीजिए, ऐसे करके ये बेंड कर जाएगी। तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, ये रे कहलाएगी इंसिडेंट रे, और ये रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा नॉर्मल होगा। ठीक, तो आप देखिए ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करेंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करेंगी। प्लेन वाली बात मैं आपको पिछले वाले में रिफ्लेक्शन वाले केस में समझा चुका हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था हमारा लॉ नंबर 1। अब हम बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। लॉ नंबर 2 हमसे कहता है
कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will be a constant for a given pair of media. गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब मीडियम चेंज ना हो तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा दूसरा लॉ है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए हम कहते हैं साइन आई। साइन आई वर्ड का हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरह नहीं यहाँ यूज़ करेंगे अभी 10th क्लास में। साइन थीटा, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसको थीटा 1 कह देते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो साइन थीटा 2 है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होगी। अभी कांस्टेंट होगी वो वाली बात कैसे है ये आप समझिए थोड़ा सा। जैसे सपोज़ ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये एयर है यहाँ पर और यहाँ मान लीजिए कि ये वाटर है। तो अगर ये नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर सपोज 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए कि 30 डिग्री है, ठीक, मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 यानी कि साइन 60 अपॉन साइन 30 हो जाएगा। अभी हम अगर साइन को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दें क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, साइन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 60 अपॉन 30 है तो ये हमारा आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 32 जा 60, ठीक। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी इस मीडियम के लिए। मतलब एयर वाटर अगर हम लिए रहें, अब हम एंगल को कम ज़्यादा करें तो इनका जो रेशियो आएगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो आएगा वो बेटा हमेशा 2 आएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं इंसिडेंस एंगल बढ़ा दूँ, इसको यहाँ से ना डालकर इस रे को मैं यहाँ से डाल दूँ, ठीक, और ये एंगल सपोज बढ़कर हो गया 75, ठीक है, और नीचे वाला एंगल जो था वो हो गया बढ़कर 45, सॉरी 75 ना करूँ मैं इसको, मैं मान लीजिए इसको कर दूँ 80। मैंने ऊपर का एंगल जो है वो बढ़ाकर 80 हो गया और नीचे का एंगल जो था वो हो गया मान लीजिए 40, ठीक। तो अब आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 2 आएगा। मतलब ये वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये बात भी ध्यान रखिए, अगर इनमें से ये मीडियम चेंज हो गया एक भी तो फिर ये वैल्यू डिफर कर जाएगी। मतलब गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो साइन आई बाई साइन आर है यानी कि साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर है वो हमेशा बराबर आएगा। आई होप कि ये वाली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये तो थे इसके 2 लॉ। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक। ये भी एक टर्म है यहाँ पर, इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहली बात तो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल है वो है n। तो n इज इक्वल टू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एक्चुअल में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो ये कॉन्स्टेंट है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? जो ये साइन आई बाई साइन आर है जो कांस्टेंट आता है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर डेफिनेशन बोलूँ मैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन के दौरान ये इंसिडेंट रे आई, ये यहाँ पर बेंड कर गई रिफ्रैक्टेड रे, तो ये कितना बेंड करी उस मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना ये लाइट रे बेंड कर रही है वही जो मेजरमेंट है, दैट मेजर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेटा n21 इज इक्वल टू, इस n21 को हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम की रेस्पेक्ट में, ये है इसका मतलब।
कि जो दूसरा मीडियम है जिसमें लाइट एंटर करेगी उसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसका अगर हम रेशियो निकाल लें तो वही हमारा कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं 2 1, और कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो ये दोनों ही बातें एक हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। मतलब जैसे ये है सरफेस, ये है वैक्यूम, पहला मीडियम जो है वो वैक्यूम है और दूसरा मीडियम मान लीजिए कि एयर है या कोई भी मीडियम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम मीडियम 1 मीडियम 2 ऐसे करके नहीं बोलते हैं। अगर पहला मीडियम वैक्यूम हो गया, ठीक, फिर दूसरा मीडियम जो होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में हम इसको नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, क्योंकि वैक्यूम तो कोई मीडियम है ही नहीं, वो तो कोई मीडियम, वैक्यूम में तो कुछ होगा ही नहीं, पार्टिकल्स ही नहीं होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जो दूसरा वाला मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो अपने 10th क्लास में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये वैक्यूम की में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको समथिंग बराबर ही मान लिया जाता है। वैसे क्या होता है कि जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 2.9 कुछ होती है, इंटू 10 पे पावर 2.9 कुछ इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये होती है, सॉरी एयर में ये होती है, ठीक। और जो वैक्यूम में होती है वो होती है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है वैक्यूम में और ये होती है एयर में। लेकिन क्लास 10th में इन दोनों को अलग अलग नहीं बताया गया है। हम लोग वैक्यूम के लिए भी 3 इंटू 10 पे पावर 8 यूज़ करते हैं और हम वैक्यूम के लिए भी यही यूज़ करते हैं और एयर के लिए भी यही यूज़ करते हैं। मतलब एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट यही मानते हैं और वैक्यूम में भी, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है वहाँ पर, ठीक। तो ये वाली बात समझ में आई। अब कुछ टर्म है वो समझ लीजिए, जैसे कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये क्या होता है, देखिए ऑप्टिकली मतलब ये जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है। यहाँ पर ये देखते हैं कि मीडियम कितना डेंस है, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स कितने पास हैं। तो जो रेयरर मीडियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जो डेंसर होगा उसको कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे मैं आपसे कहूँ ये है एयर पहला मीडियम और दूसरा मीडियम है ग्लास सपोज, तो एयर टू ग्लास, तो एयर हमें पता है कि ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम होगा, तो ये कहलाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ये कहलाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से यानी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो इसका उल्टा होगा। समझिए, जैसे ये है हमारा रेयरर मीडियम, ये आई हमारी लाइट रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। मतलब इस केस में जो एंगल ऑफ आई यानी साइन आई होगा वो साइन आर से बड़ा होगा। रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। ये तो केस तब हुआ जब हम रेयरर से डेंसर में गए, मतलब रेयरर से डेंसर जाएंगे। when the light ray goes from rarer medium to denser medium then it will bend towards the normal, तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी।
क्यों आएगी नॉर्मल की तरफ वो भी आप समझ लीजिए। देखिए रेयरर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जबकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स पास पास होंगे, तो इसको मूव करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, तो ये दब जाएगी, राइट, तो ये नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से जब डेंसर से रेयरर मीडियम में आएंगे तो हम देखेंगे कि क्या होगा, जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, और जब ये दूसरे मीडियम में रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये थोड़ा दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। इसे हम डेंसर से रेयरर में, मतलब जब लाइट रे, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ ऐसे सकते हैं, डेंसर मीडियम में यहाँ कम जगह होगी तो लाइट जो है वो दब दब के चले, मतलब लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी, और जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसको ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जिसकी वजह से वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक, साथ ही साथ जब हम लोग पहला मीडियम वैक्यूम मानते हैं, ठीक, या पहला मीडियम एयर मानते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे वाले मीडियम कुछ भी हो यहाँ पर, चाहे वो वाटर हो चाहे वो ग्लास हो, जब भी पहला मीडियम या वैक्यूम माना जाए या एयर माना जाए तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और नाम भी दे देते हैं। इसको हम या तो ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या फिर हम इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो मतलब कंफ्यूज मत होना अगर कभी ये चीज़ें लिख कर आ जाएँ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि पहला मीडियम हमारा एयर है। एयर या वैक्यूम बात एक ही है, क्योंकि उसमें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको बराबर ही मानते हैं। ठीक, तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अगर हमें एक मीडियम दिया गया है ये, और एक मीडियम है ये, तो अगर हमसे कहा जाए दैट व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर हमसे कहा जाए कि n21 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऐसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। ठीक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, ये वाली बात हम कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। अब अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, पहले में क्या हो रहा था कि जो लाइट थी वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, दूसरे में हम ये मान लेते हैं कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, अब मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू 2 वो होगा दैट वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, मतलब इसकी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1। तो ये दो बातें क्लियर। अब अगर हम इसका करें रेसिप्रोकल, ठीक, अब हम इसका करते हैं रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n12 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। ठीक, तो क्या होगा, पहले हमने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। अब अगर हम उल्टा कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि सेकंड मीडियम से लाइट फर्स्ट मीडियम में एंटर करेगी, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। बात समझ में आती है। तो अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, इस वाले ये वाली इक्वेशन का रेसिप्रोकल करें, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n12 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो देखिए v1 अपॉन v2 जो ये सेकंड इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, जो इस इक्वेशन में है वही इस इक्वेशन में है, दोनों का ही जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या, हम इसको चेंज कर देंगे, हम इस v1 अपॉन v2 को चेंज कर देंगे इससे। ठीक है, तो हो जाएगा एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा n21, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1
इज इक्वल टू 1 अपॉन यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल गया कि जो मीडियम 1 और 2 मतलब मीडियम 1 और 2 के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद 1 होता है वो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका हम लोग यूज़ भी करते हैं न्यूमेरिकल्स में, इसलिए ये दोनों फार्मूले मतलब ये वाला फार्मूला भी आप याद कर लीजिए, चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। देखिए आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा दूँ इसका एक दो, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी कि पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है। जब एयर से वाटर में लाइट जाती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमें दिया गया है 1.33, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। वाटर क्या है, मीडियम 2 है, एयर क्या है, मीडियम 1 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू हमें दिया है 1.33। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अगर हम उल्टा कर दें, लाइट इधर से ऊपर जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन मार्क किया उसने पूछा है। तो अब हम जानते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 यानी कि एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर हमें दिया है 1.33 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर। अब इसको हम इधर ले जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक, ये प्लेस चेंज होगा तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर। एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.33। ठीक, 1.33। एक और बात बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक, यूनिट क्यों नहीं होती है आप समझ सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, तो इसी वजह से यूनिट से यूनिट यहाँ कैंसिल हो जाएंगी। जैसे मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं थी, वैसे ही इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। दूसरा न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। अच्छा, ये न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मैथमेटिकल नहीं होगा, तो इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी विच हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 6/5। इफ़ इट्स स्पीड इन एयर, अगर इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो हमें दे रखी है, स्पीड इन एयर दे रखी है हमें 3 लाख। ओके, 3 लाख, तो 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में इतनी है। ठीक, यानी कि हमसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कह रहा है। मैंने कहा जब भी मीडियम 1 जो है वो एयर है, तो आप समझ जाइए कि दूसरा मीडियम
चाहे कुछ भी हो, अगर पहला मीडियम एयर है दैट मीन्स ये हमसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे n लिख दीजिए, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1, या चाहे इसको हम एयर कह सकते हैं, ठीक है, पहला मीडियम तो एयर ही है। दूसरा लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, चाहे अगर हम यहाँ ऊपर मीडियम 1 लिख देते तो नीचे मीडियम 2 लिख देते, ठीक। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है इसने 6/5 और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें दिया है इसने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें दिया है इसने, यही तो हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, हम केवल मीडियम लिखते हैं, ठीक, आप समझ जाइएगा इसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मीडियम इधर ले आएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये नंबर्स इधर आ जाएंगे, तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू 3 लाख 1 2 3 4 5 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इससे ये 6 5 जा 30 कैंसिल हो जाएगा और हमारे 4 0 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। और इसका जब इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25 और इसके साथ 4 0 आ जाएंगे, यानी कि 2,50,000 किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड हो जाएगी उस मीडियम में। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, सिंपल क्वेश्चन थे इसके। बाकी आप लोग फॉर्मूले अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।